हेलो एंड वेलकम टू मार्गदर्शन आईएएस। देखो यार, अब बस कुछ ही दिन बचे हुए हैं। मैं बस आपको रिमाइंड करा रहा हूं कि प्लीज इन टॉपिक्स को जरूर पढ़ के जाना, बिकॉज ये श्योर शॉट आने ही वाले हैं। अगर इन्फ्लेशन और उनसे रिलेटेड आपने टॉपिक्स को नहीं रिवाइज किया है तो हम मिस्टेक करने जा रहे हैं। बट डोंट वरी, इन दिस वीडियो आई विल टेल यू कि इन्फ्लेशन से रिलेटेड पिछले 10 सालों में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं यूपीएससी से और कैसे आप उनको टैकल कर सकते हो। ऑलराइट, सो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड। देखो, मेरे पास पूरा 10 साल का PYQ है, मैं आपको दिखा देता हूं। देन आई विल टेल यू कि कौन कौन से पार्ट जो हैं वो पूछे जा चुके हैं एंड हाउ यू हैव टू रिवाइज इट। ऑलराइट, नंबर 1, देखो 2015 में 2 क्वेश्चन आए थे एंड दैट वाज कंप्लीटली बेस्ड ऑन इन्फ्लेशन विथ रेफरेंस टू इन्फ्लेशन इन इंडिया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। डिटेल में भी हम लोग बात करेंगे। विथ रेफरेंस टू आरबीआई की SLR जो है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो 50 पॉइंट बेसिस जो है उसको रिड्यूस कर दिया है, तो क्या इंपैक्ट आएगा हमारी इकोनॉमी पे। 2021 में फिर 2 क्वेश्चन आता है विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी, डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है। 21 में फिर से क्वेश्चन आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इट्स इफेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2022 में फिर क्वेश्चन आता है कि इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी एंड कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, ये था। फिर उसके बाद आता है, पूछते हैं भाई कि आरबीआई ये जो स्टेरलाइजेशन है वो प्रोसेस क्या है। फिर 2022 में भी पूछता है इन्फ्लेशन अगर बहुत हाई है तो आरबीआई जो है वो क्या करेगा, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदेगा, नहीं खरीदेगा। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में आते हैं तो हमें लगता है कि ये कौन से प्लैनेट से आ रहा है, लेकिन ये प्लैनेट से नहीं, आपके टेबल पे जो किताब रखी हुई है इकोनॉमी की उसी से आ रहा है। हमें डिकोड करना है। आई हैव डन द डिकोडिंग पार्ट फॉर यू, अंडरस्टैंड। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद सेव कर लो। अब मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से देखना। ये है थीम, ये है व्हाट इट टेस्ट्स, ये है PYQ के एग्जांपल्स और ये है आपको क्या पढ़ना है इसमें से। ठीक है, टाइप्स एंड कॉज ऑफ इन्फ्लेशन, ये सवाल आए हुए हैं तो आपको क्या पढ़ना है, डिमांड पुल वर्सेस कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ओके, मैं सोर्स भी बताऊंगा कहां से पढ़ सकती हो आप, डोंट वरी, ध्यान से वीडियो देख लो पहले। ठीक है, PYQ का एग्जांपल 2021 में आ चुका है। 2021 में भी मोस्ट, मतलब ये आ चुके हैं, कॉस्ट पुश और डिमांड पुल। क्या जानना है आपको कि अंडरस्टैंड इकोनॉमिक ट्रिगर्स, जैसे कि फिस्कल स्टिमुलस क्या होता है, परचेजिंग पावर क्या होता है, मनी क्रिएशन क्या होता है, आरबीआई अगर न्यू मनी प्रिंट करेगी तो क्या होगा। ठीक है, फिर डेफिसिट फाइनेंसिंग मेथड। ठीक है, कि अगर हमारा एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है, रेवेन्यू कलेक्शन अगर कम हो रहा है, तो जो फिजिकल जो बजट डेफिसिट है उसको हम कैसे भरपाई उसकी करेंगे। विच मेथड कॉजेज इन्फ्लेशन, कौन सा मेथड है जो कि इन्फ्लेशन कॉज करेगा। ठीक है, मनी प्रिंटिंग वर्सेस बोरोइंग, ये पढ़ना आपको। नो दैट प्रिंटिंग न्यू मनी कुड बी मोस्ट इन्फ्लेशनरी। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी, वी ऑल नो कि इन्फ्लेशन और आरबीआई के बीच में क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स। क्योंकि आरबीआई अगर इन्फ्लेशन को या डिफ्लेशन को कंट्रोल करना चाहेगी तो उसको क्या यूज करना पड़ेगा, मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स को यूज करना पड़ेगा। कौन कौन से मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स हैं हमारे, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR, ये सारी की सारी चीजें हैं। ठीक है, ये दूसरा आरबीआई ऑपरेशन स्टेरलाइजेशन और ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है। ठीक है, नाउ फॉरेक्स मैनेजमेंट वर्सेस इन्फ्लेशन, हाउ करेंसी स्टेबिलिटी लिंक्स टू इन्फ्लेशन। मान लीजिए कि अगर हमारा फॉरेक्स यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो बहुत बढ़ गया है या कम हो गया है तो क्या होगा। याद है आपको श्रीलंका में क्या हुआ था, उनका फॉरेक्स रिजर्व खत्म होने वाला था, विच मींस इन्फ्लेशन बढ़ गया, फॉरेक्स रिजर्व खत्म हो गया। पाकिस्तान में फॉरेक्स रिजर्व खत्म हो रहा है, अभी जो अटैक हुआ है पाकिस्तान में तो इतनी बुरी हालत है कि अब इन्फ्लेशन जो है, हाइपर इन्फ्लेशन आने वाला है, आ चुका भी है। यहां पर क्या हो रहा है, फॉरेक्स रिजर्व तो इनके पास, अब इस सिचुएशन में क्या होता है, गवर्नमेंट कहती है कि आरबीआई में सेल डॉलर्स टू स्टेबलाइज द इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। फिर बॉन्ड्स सेल करते हैं, वो इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड सेल करते हैं, फिर मसाला बॉन्ड सेल करते हैं। ठीक है, तो फंक्शन और बेनिफिट इन्फ्लेक्स इंडेक्स बॉन्ड्स के क्या हैं इन रिस्पेक्ट टू फॉरेक्स रिजर्व। ठीक है, मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट, बैंकिंग हैबिट्स वर्सेस CRR एंड SLR। 2021 में क्वेश्चन पूछा गया कि अगर मार्केट में ज्यादा मनी प्रिंट कर दिए तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा।
स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को अगर हमने कम कर दिया 50 बेसिस पॉइंट तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये सब हमें पढ़ना है। यानी कि इंक्रीज्ड बैंकिंग हैबिट, इंक्रीज्ड मल्टीप्लायर इफेक्ट, इंक्रीज्ड लिक्विडिटी इज इक्वल टू इन्फ्लेशनरी प्रेशर। ठीक है, इंटरेस्ट रेट वर्सेस कैपिटल फ्लो, यूएस और ईयू रेट्स इंपैक्ट्स आरबीआई डॉलर परचेज, ग्लोबल रेट अफेक्ट्स करेंसी, इन्फ्लेशन मैनेजमेंट इंप्लीकेशन। ये एक पेज का है, कुछ ज्यादा नहीं है, कंटेंट है एक पेज का, बस पढ़ के समझ लेना है। ये सारी चीजें आपको पढ़ने में अगर देखने में लगता है कि नहीं बहुत टफ है, कोई टफ नहीं है, मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, देखो सबसे पहले यार 11 तारीख को दिस 11th ऑफ मे वी हैव ऑल इंडिया मॉक टेस्ट ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स GS1। कहां से करना है? हमारे मोबाइल ऐप से करना है। दिस इज ऑनलाइन और ठीक 9:30 बजे स्टार्ट होगा, 11:30 बजे फिनिश होगा। आपको अपनी वीकनेस स्ट्रेंथ पता चल जाएगी और आपको रैंक भी पता चल जाएगी, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हमें इसके लिए क्या करना है, डिटेल में पूछना है यहाँ पे। ठीक है, सो आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां जाइए और हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए और फिर आपको यहां करना है। ₹1 के चार्जेस हैं, वो भी हम नहीं ले रहे हैं, ओनली ₹1। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म फी है, ओनली ₹1 प्लेटफॉर्म फी है, वो भी हम नहीं ले रहे। तो आप जाइए आराम से कर सकते हैं, उसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपना स्कोर देखिए यहां पर आप आ गए, ये ऐसा दिखेगा आपका। लर्न में आप जाएंगे तो ऑल इंडिया यूपीएससी प्रीलिम्स 2025, स्टोर में जाएंगे तो दिखेगा, आप उसको ₹1 का परचेज करेंगे तो आपको ऑल इंडिया यूपीएससी प्रीलिम्स यूपीएससी 2025 मॉक टेस्ट दिखेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो इन्फ्लेशन, अगर तुम मेंस में भी डेफिनेशन लिखोगी ना, तो मेंस की डेफिनेशन क्या होगी? इन्फ्लेशन की मल्टीपल डेफिनेशंस है, लेकिन आप ये भी लिख सकती हो, इन्फ्लेशन इज इक्वल टू परचेजिंग पावर ऑफ द करेंसी जब नीचे जाने लगती है। ठीक है, परचेजिंग पावर ऑफ द करेंसी वो नीचे जाने लगती है, डाउन होती है, और प्राइस, कमोडिटी ऑफ प्राइस इंक्रीज होता है, तो फिर इन्फ्लेशन आ गया। ठीक है, इन्फ्लेशन को समझने के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो उसका बेस इफेक्ट और दूसरा श्रिंकफ्लेशन। बेस इफेक्ट एक बहुत मतलब कंसेप्ट है जिसको एक नया सेशन लगेगा बनाने में, लेकिन बेस इफेक्ट बस आप यूं समझिए कि याद है पार्ले जी आप खाते थे, आज से हम लोग खाते थे आज से 10 साल पहले, तो इतना ही होता था वो। ठीक है, लेकिन ₹2 का ₹4 का मिलता था। आज के टाइम पे वही पार्ले जी है साइज का उतना ही, लेकिन कितने का मिलता है? वो शायद ₹10 का ₹20 का मिलता है। तो उसकी क्वांटिटी जो है वो एक तरीके से प्राइस बढ़ा दी गई है, लेकिन क्वांटिटी जो वो अभी भी है। ठीक है, तो मतलब यहां पर क्या हो गया हमारा भाई, श्रिंकफ्लेशन हो गया। श्रिंकफ्लेशन में एक और चीज होती है कि क्वांटिटी को रिड्यूस कर दिया गया है और प्राइस सेम है, ये भी होता है। ठीक है, अगर हम पार्ले जी वाला एग्जांपल लें तो इन्फ्लेशन भी हो सकता है वो कि कितनी महंगाई बढ़ चुकी है। ठीक है, श्रिंकफ्लेशन में आपका सेम कंडीशन है कि भाई मतलब एक तो कैडबरी का जो डेयरी मिल्क था वो ₹50 में लगभग 100 ग्राम आता था, अब ₹50 में जो है वो 85 ग्राम या 80 ग्राम आता है। ये कंपनीज की एक स्ट्रैटेजी होती है ताकि अपना प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, और जो हमारा कमोडिटी है उसको और बढ़ाने के लिए। ठीक है, सो और रही बात बेस इफेक्ट की, बेस इफेक्ट ऑलरेडी फॉर एग्जांपल तेल आज से 10 साल पहले ₹80 का था। ठीक है, फिर उसके बाद 5 साल पहले हो गया ₹120 का, फिर हो गया 140 का, फिर 160 का, फिर हो गया 120 का। ठीक है, तो ₹80 से 120 ₹40 जंप किया। ठीक है, फिर 120 से 20 जंप किया कितना, तो आप क्या कहेंगे कि बेस इफेक्ट जो है, बेस हमारा था कितना ₹80। अब ये डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट बेस किसको लेती है। 120 को लेगी तो बहुत कम डिफरेंस रहेगा, ₹20 तो बढ़ा है, लेकिन बेस अगर लेगी ₹80 को तो कहेगा ₹40 बढ़ गया है, ₹60 बढ़ गया है। लेकिन अगर आप 140 से 160 फिर से अगर बेस इफेक्ट ले रहे हो 80 और यहां 160 हो गया तो 100% हाइक हो गया। तो डिपेंड करता है कि बेस इफेक्ट आप ले कौन सी रहे हैं। ठीक है, नाउ बिल्ट इन इन्फ्लेशनरी स्पाइरल, ये इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी का स्पाइरल है, जहां पर हम लोग कहते हैं कि यार वो कहते हैं ना चक्रव्यूह क्या है उसका। तो मेन ये है कि अगर प्राइस अप होगा, मान लीजिए कि कोई किसी भी कमोडिटी का दाम बढ़ रहा है, तो जैसे फॉर एग्जांपल जमीन है उसका दाम बढ़ रहा है। ठीक है,
तो जो वहां पे कंपनीज हैं, जो वहां पे एम्प्लॉयज काम करते हैं, तो कहेंगे कि भाई जमाना महंगा हो रहा है, कमोडिटी बहुत महंगी है, सैलरी हमको ज्यादा चाहिए, इतने में क्या होगा। तो सैलरी जब रेज होगी तो अपने आप प्राइसेस धीरे धीरे, फिर लोग खर्चा भी तो उस हिसाब से करेंगे, तो फिर इन्फ्लेशन धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ये एक स्पाइरल है इसका। दूसरा क्या है, डिफ्लेशनरी। इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई, डिफ्लेशन का मतलब मंदी। ठीक है, यहां पर भाई पैसा जो है वो इस तरीके से भागता है, और यहां जो है पैसा वो इस तरीके से भागता है। यहां पर कंज्यूमर खर्चा खूब करने लगता है धीरे धीरे, यहां कंज्यूमर खर्चा रुक रुक के सोच सोच के करता है। ठीक है, वेट करता है कि और कब दाम कम होगा, और कब दाम कम होगा, इससे डिफ्लेशन आ जाता है, मंदी आने लगती है। मतलब कि प्राइस अगर ड्रॉप हुआ है तो कंपनी का प्रॉफिट भी ड्रॉप होगा, और कंपनी का प्रॉफिट ड्रॉप होगा तो उसके बाद अग्रीगेटेड डिमांड भी एक तरीके से ड्रॉप होगी। ठीक है, जैसे डिमांड ड्रॉप होगी वैसे कंज्यूमर स्पेंडिंग अपने आप ड्रॉप होगी। अब आप कहेंगे कि प्राइस ड्रॉप हुआ है तो कंज्यूमर की स्पेंडिंग कैसे ड्रॉप होगी। फॉर एग्जांपल, अगर प्राइस, आपको आईफोन लेना है, ठीक है, आपको लग रहा है कि यार अभी तो 50,000 का है, अभी दो दिन पहले 70 का था, 50 का हो गया है, मैं 2 दिन और वेट कर लेती हूं, 7 दिन और वेट कर लेती हूं, 8 दिन और वेट कर लेती हूं कि और कम हो जाए, इसका टैक्स वैक्स कम हो रहा है। ऐसे करते करते क्या हो रहा है इसका, कि भाई सप्लाई जो तो है लेकिन डिमांड धीरे धीरे होल्ड हो रही है। अब आप ऐसा सोच रहे हैं, आप जैसे कम से कम 10,000 लोग ऐसा सोच रहे होंगे, तो फिर वो खरीदेगा कौन, डिफ्लेशनरी इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखिए, इन्फ्लेशन के कई रीजन हैं और डिफ्लेशन के भी कई रीजन हैं। प्राइमरी रीजन हमने मेंशन कर दिए हैं, एक्सपेंशन इन मनी पॉलिसी, इंक्रीज इन कंज्यूमर स्पेंडिंग, राइज इन इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज, फिजिकल डेफिसिट और बड़ा होता जा रहा है आपका भाई, यानी कि आपका रेवेन्यू और आपका एक्सपेंडिचर जो है वो कहीं पे मिल नहीं रहा है, खर्चा ज्यादा है और कलेक्शन कम है। ग्रोथ इन नेट एक्सपोर्ट, ठीक है, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब कि सर्ज इन एग्रीगेटेड डिमांड, पोटेंशियल इन्फ्लेशनरी प्रेशर। ठीक है, नाउ अब आते हैं हम लोग डिफ्लेशन पे। मंदी कब आने लगती है, जब कॉन्ट्रैक्शन इन मनी सप्लाई। ठीक है, दूसरा डिक्लाइन इन इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज, कहीं पे डिक्लाइन नहीं, जैसे बिहार हमारा राज्य हो गया, या फिर चलो तुम वहां ले लो, श्रीलंका हो गया। ठीक है, कहीं कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था, पाकिस्तान में भी कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था, तालिबान में, अफगानिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, तो डिफ्लेशनरी इफेक्ट वहां पर आ चुका है। इंप्लीमेंटेशन ऑफ फिजिकल टाइटनिंग मेजर्स, कि बहुत ज्यादा ही हम लोग सख्त रूल बना दिए हैं फिजिकल डेफिसिट को रिड्यूस करने में, तो डिफ्लेशन आ गया। रिड्यूसिंग नेट एक्सपोर्ट अर्निंग्स लीड्स टू रिसेशनरी फेज मार्क्ड बाय श्रिंकिंग एग्रीगेटेड डिमांड। ठीक है, ये देखिए, ये टाइप ऑफ इन्फ्लेशन है। ठीक है, इन्फ्लेशन और भी कई तरीके के होते हैं। आपने सुना है कभी ग्रीडफ्लेशन, GREED प्लस इन्फ्लेशन, ठीक है, इज इक्वल टू ग्रीडफ्लेशन। एक्चुअली इसमें क्या होता है, ग्रीड प्लस इन्फ्लेशन, ठीक है, जो कुछ कंपनीज होती हैं वो मतलब एक्सक्यूज ढूंढती हैं, बहाना बनाती हैं, और कभी कभी मौका देख के कहती हैं कि भाई ऐसा है कि इन्फ्लेशन बढ़ गया है, दाम बढ़ गया, मतलब जमाना जो है महंगा हो रहा है, हम अपने प्रोडक्ट का दाम बढ़ा देते हैं। मतलब जो 100 रुपए की चीज हो वो 129 की कर देंगे, जो 2000 की है उसको 21-2200 कर देंगे। मतलब अज्यूम करेंगे, मार्केट में ऐसा चल नहीं रहा है, रेट स्टैग्नेंट है, लेकिन वो अज्यूम करेंगे। इससे क्या होता है कि वो थोड़ा प्रॉफिट क्रिएट कर सकें, हर एक, समझ रहे हो आप। तो ये हो गया ग्रीडफ्लेशन, इसको कहते हैं। एनीवेज, टाइप ऑफ इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन। क्या था भाई, स्टैगफ्लेशन में सबसे ज्यादा हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट होती है, कि एक ही तरीके से आपकी स्टैग्नेंट है आपकी जो इकोनॉमी चल रही है। ठीक है, तो ये बहुत खतरनाक होता है स्टैगफ्लेशन, और ये ऑलरेडी आई थिंक किसी कंट्री में, इंडिया के साथ भी हो चुका है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब हाई चली जाती है, डिमांड पुल में समझ में आ रहा है कि ह्यूज डिमांड है, सप्लाई कम है। मॉनेटरी इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, आरबीआई प्रिंट्स मोर मनी, मनी सप्लाई जो है वो काफी तेजी से बढ़ने लगती है, और यही इंपैक्ट होता है कि इन्फ्लेशन बहुत बढ़ने लगता है। 2021 में इसी पे क्वेश्चन आया था, क्या आया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी द मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इट्स इफेक्ट, ऑप्शन इज डी। आपको सिर्फ मतलब समझना है उस टाइप ऑफ इन्फ्लेशन का, और यहां आपके प्रीलिम्स में 2 मार्क्स श्योर मिल चुके हैं। सो मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई प्रिंट्स मोर मनी, मनी सप्लाई हाई हो जाती है, क्रिएशन ऑफ न्यू मनी टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट। ठीक है, अब देखिए प्रॉफिट पुश इन्फ्लेशन में क्या होता है, फर्म्स डेलिबरेटली कट डाउन सप्लाई व्हेन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस एंड प्राइस राइजेस।
ठीक है। बिल्ट इन इन्फ्लेशनरी स्पाइरल अभी हमने पढ़ा है, बिल्ट इन इन्फ्लेशनरी और डिमांड, अच्छा वो तो डिफ्लेशन में था, ठीक है। और एक ये है हेडलाइन इन्फ्लेशन कोर, ये क्या है इसको समझेंगे अभी हम लोग, ठीक है। यूपीएससी प्री में देखो ये तो हमने पढ़ ही लिया क्या था। एक और क्वेश्चन आता है 2023 में कि जब कोविड आया था तो जितने भी वर्ल्ड वाइड सेंट्रल बैंक थे उन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट को हाइक कर दिया था, क्योंकि ये माना जाता है, ये सेंट्रल बैंक्स मानते हैं कि अगर हम अपने मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स को अगर हम लोग पॉइंट्स बढ़ाते हैं, उसके इंक्रीज करते हैं, तो इंटरेस्ट रेट को मैनेज करने में, इन्फ्लेशन से फाइट करने में हमें काफी इजी होगा। विच मीन्स सेंट्रल बैंक ने ये अज्यूम किया कि उनके पास वो एबिलिटी है कि आप जो कंज्यूमर प्राइस है वो बढ़ते जा रहा है, उसको काउंटर करने के लिए हम मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स को यूज कर सकते हैं, इसलिए वो इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा सकते हैं, विच इज द राइट आंसर, ठीक है। अब आगे चलते हैं। बेस्ड ऑन स्पीड, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी समझ लेना। क्रीपिंग इन्फ्लेशन, रेंगना, वॉकिंग इन्फ्लेशन, रनिंग इन्फ्लेशन एंड हाइपर इन्फ्लेशन। तो हाइपर इन्फ्लेशन वो इन्फ्लेशन है जो किसी भी कंट्री को मतलब खत्म है, वो खत्म कंट्री है वो, कि भाई उसके पास तो बिल्कुल ही अब खर्च करने के लिए पैसा ही नहीं बचा है, क्योंकि हाइपर इन्फ्लेशन, इतनी महंगाई है, इतनी महंगाई है कि मतलब कोई भी कमोडिटी लेने के लिए उसके जनता के पास पैसा नहीं है। एग्जाम्पल पाकिस्तान में हुआ था थोड़े दिन पहले, श्रीलंका में हुआ था, ये है जर्मनी 1920s में, जिम्बाब्वे 2000 में ये हुआ था, जहां पे इन्फ्लेशन रेट जो है 50% पर मंथ इंक्रीज होते गए थे। समझ रहे हो, 50% पर मंथ। कोई भी चीज आप लगा लो, चावल, आटा, गेहूं, बेसिक चीजें, हर महीने उसका 50% इंक्रीज हो रहा है, आप इमेजिन कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें क्रीपिंग इन्फ्लेशन की, तो दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू स्टैग्नेंट डिफ्लेशन, ठीक है, जहां पे इंटरेस्ट रेट जो है बिलो 3% है और कंसिडर मैनेजेबल है, चलता रहता है, मतलब ये उतना लोड नहीं, लेकिन यहां पे खतरा रहता है डिफ्लेशन का, मंदी का। ये जो दो चीजें हैं वो हमारी इंडिया में होती रहती हैं। ऑन एन एवरेज लगभग 6 to 8% का इन्फ्लेशन चलता है। और ये जो है वॉकिंग इन्फ्लेशन, यहाँ पे 3 से 10%, रिक्वायर्स मॉडरेट पॉलिसी इंटरवेंशन। और ये है रनिंग इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन रेट बिटवीन 10 to 20%, सिग्निफिकेंटली इकोनॉमिक इंस्टेबल है, फिर हम ठीक होते रहते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे, अगर गवर्नमेंट को या आरबीआई को इन्फ्लेशन से लड़ना है तो क्या क्या करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल आरबीआई को तो सबसे पहले अपनी मॉनेटरी पॉलिसी टूल में रेपो रेट को इंक्रीज करना पड़ेगा, ताकि कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो आरबीआई से पैसा धीरे धीरे कम निकाल पाए, इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाएगा और जनता भी अब वो थोड़ा सा मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट कम होने लगेगा, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी, इन्फ्लेशन से अगर फाइट करना है तो टाइट डील, हार्श मॉनेटरी पॉलिसी हमें अपनानी पड़ेगी। वहीं पे डिफ्लेशन से हमें फाइट करना है तो चीप, इजी, डोविश पॉलिसी अपनानी पड़ेगी, जहां पे मॉनेटरी पॉलिसी को, जैसे रेपो रेट वगैरह को 25 पॉइंट बेसिस, 50 पॉइंट बेसिस को रिड्यूस करना पड़ेगा। ये तो समझ में आ गया। आरबीआई कहेगी गवर्नमेंट से कि आप अगर इन्फ्लेशन उनको कंट्रोल करना है, कहेगी कि आप टैक्स पे डिडक्शन दीजिए, एग्जम्पशन दीजिए, सब्सिडी दीजिए, रिड्यूस करिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिक्स डिपॉजिट में कुछ भाई कर्टेल करिए, ठीक है। फिर ऑर्डर आरबीआई टू इशू व्हाट, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड, हमने पढ़ा था, क्वेश्चन भी आया था। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स इशू करो भाई आरबीआई। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस होनी चाहिए आपकी। और फिर एमएसपी टू फार्मर्स फॉर ए पर्टिकुलर क्रॉप एक्सेट्रा। ये सारी की सारी एक्शंस हैं जो कि करने पड़ेंगे गवर्नमेंट को और द आरबीआई टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। ऑलराइट, यहां पर क्या है, यहां पर अगर डिफ्लेशन को कंट्रोल करना है कि मंदी ना आ जाए, तो सरकार को क्या करना पड़ेगा, टैक्स में डिडक्शन, एग्जेम्पशन या सब्सिडी में बेनिफिट, इनकम टैक्स रेट को कट करना पड़ेगा, इंक्रीजिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, ये सब थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा ताकि लोगों को खर्चा करें, जॉब्स क्रिएट हों, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये यहां से क्वेश्चंस बने हुए हैं, क्या है ये होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड जीडीपी डिफ्लेटर, कौन मेजर करता है इसको, ठीक है। इन्फ्लेशन के इस तीनों एंगल को कौन मेजर करता है। नंबर 1 ध्यान से देखना, ये फीचर्स हैं इसके, कौन कंपाइल करता है, डब्ल्यूपीआई, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, डीपीआईआईटी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। कंज्यूमर प्राइस को कौन करता है, नेशनल स्टैटिस्टिक और मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम, ये करते हैं। जीडीपी डिफ्लेटर को सीएसओ करते हैं अंडर एमओएसपीआई।
बेंचमार्क पीरियड उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। हाँ, ये जो कमिटी है उर्जित पटेल कमिटी, ये थोड़ा सा रेलेवेंट है। क्या इंपॉर्टेंट था आपके लिए? ये आइटम्स कवर्ड, ओनली गुड्स आर कवर्ड इन होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर में गुड्स एंड सर्विसेज, एंड जीडीपी डिफ्लेटर में ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन जीडीपी इंक्लूड्स पब्लिक सेक्टर एक्सेट्रा। मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इस पे क्वेश्चन बन चुका है। क्यों? देखो क्या था क्वेश्चन, कि ये था क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन 2020 which the weightage of food in consumer price index is higher than that of wholesale price index। ठीक है, तो ऑफ कोर्स क्योंकि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का वेटेज का, जो फूड का वेटेज है वो हाई होगा, क्योंकि वो एंड प्रोडक्ट बन चुका है इन कंपेयर टू होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, वहीं पे द होलसेल प्राइस इंडेक्स डज नॉट कैप्चर चेंज इन द प्राइस ऑफ सर्विसेज विच सीपीआई डज। यहां देख रहे हो गुड्स एंड सर्विसेज में सीपीआई आता है, यहां पर सिर्फ गुड्स है, इसीलिए यहां लिखा है WPI डज नॉट चेंजेस इन द प्राइस ऑफ सर्विसेज। करेक्ट है, विच मींस 1 and 2 इज करेक्ट। अब 2021 में क्या क्वेश्चन आया था कि भाई डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैन बी कॉज्ड बाय व्हाट? आप कहेंगे एक्सपेंशन पॉलिसीज, फिजिकल स्टिमुलस एंड हायर परचेजिंग पावर, हमने अभी पीछे पढ़ा है। ठीक है, अब ये देखिए, ये 3 टाइप के इन्फ्लेशन क्या होते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहां पे 3 टाइप के इन्फ्लेशन, टाइप, डेफिनेशन, इंक्लूड्स, एक्सक्लूड, यूसेज। मैं क्यों बता रहा हूं? क्वेश्चन आया है इस पे। ठीक है, हेडलाइन इन्फ्लेशन, ये बेसिकली ओवरऑल इन्फ्लेशन है। ओवरऑल इन्फ्लेशन मतलब कि ओवरऑल इन्फ्लेशन मेजर्ड रिपोर्टेड इन सीपीआई एंड WPI, ठीक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड होलसेल प्राइस इंडेक्स। इंक्लूड्स ऑल आइटम्स, सारे आइटम्स इंक्लूड होते हैं इसमें, ऑल फूड, फ्यूल, इतना इतना इतना। हेडलाइन इन्फ्लेशन में कोई एक्सक्लूजन नहीं है, सब इंक्लूड होता है। यूसेज, ये ध्यान से पढ़ना, ऑफिशियल फिगर यूज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ एंड RBI। कोर इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन आफ्टर एक्सक्लूडिंग वोलेटाइल कंपोनेंट। ठीक है, मतलब पता होना चाहिए ना कि इन्फ्लेशन किस चीज का आ रहा है। तो ये कोर जो है वो कुछ वोलेटाइल कंपोनेंट को हटा के कैलकुलेट होता है। वो वोलेटाइल कंपोनेंट कौन कौन से हैं? फूड एंड फ्यूल, बाकी सब हाउसिंग, क्लोथिंग, एजुकेशन, हेल्थ वगैरह ये सब हैं इसमें। रिफ्लेक्ट लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन ट्रेंड, यूजफुल फॉर पॉलिसी फॉर्मुलेशन। अब आता है रिफाइंड इन्फ्लेशन, जिसमें कि सब कुछ एक्सक्लूड कर दिया जाता है, फूड, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन, हेल्थ। क्या डाला जाता है? कोर कंपोनेंट केयरफुली सिलेक्टेड फॉर स्टेबल आइटम्स, ये डाला जाता है। ये बेसिकली जो है वो डीपर मॉनेटरी पॉलिसी को एनालिसिस करने के लिए और एक ओवरऑल ट्रेंड को देखा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट है ये बीच वाला। अब एक और फाइल देखिए, यहां से क्वेश्चंस यूपीएससी प्री में बना था। क्या था क्वेश्चन? ध्यान से देखना कि ऑल जितने भी है हमारे सीपीआई, WPI है ना, इनकी रिपोर्ट कौन कंपाइल करता है, कौन बनाता है? ठीक है, और कौन से टारगेट ग्रुप के लिए है, अभी मैं दिखाऊंगा। प्री में क्वेश्चन आया था। देखो, इंडेक्स फुल फॉर्म कंपाइल्ड बाय अंडर मिनिस्ट्री, बेस ईयर और टारगेट ग्रुप। बेस ईयर मैंने अभी आपको बताया था ना, देखिए CPI-W यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर कंपाइल्ड बाय लेबर ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ब्यूरो एंड एम्प्लॉयमेंट, 2016 बेस ईयर लिया जा रहा है। और इंडस्ट्रियल वर्कर एंड फैक्ट्री माइंस एंड एक्सेट्रा टारगेट ग्रुप। अब ध्यान से देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिंग्स आउट द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर? तो आप क्या कहेंगे? लेबर ब्यूरो। ठीक है, सीपीआई इंडस्ट्री, यहां पर क्या पढ़ा गया था हमने? यही पढ़ा गया था। ठीक है, लेबर ब्यूरो। ठीक, अब देखिए CPI-RL इज रूरल लेबरर्स, सेम मिनिस्ट्री, बेस ईयर इतना। CPI-AL इज एग्रीकल्चर लेबर, सेम मिनिस्ट्री, बेस ईयर इतना। ठीक है, एक चीज और देखिए, यहां पे हमने बात की है, यहां पे क्या था? एक क्वेश्चन आया था यहां पे इंडस्ट्रीज से रिलेटेड, कोर इंडस्ट्रीज। कहां से आया था ये क्वेश्चन? ये देखो, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ठीक है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ये क्या है? ये बेसिकली ये मेजर करती है वॉल्यूम ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। कौन सी इंडस्ट्रियल सेक्टर है हमारी? माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी, बस यही 3 सेक्टर है। ठीक है, पब्लिश्ड मंथली इसकी रिपोर्ट पब्लिश होती है। कौन पब्लिश करता है? नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम एंड इंप्लीमेंटेशन। इनका बेस ईयर 11-12 वाला लिया गया है। एक्ट एज शॉर्ट टर्म इंडिकेटर ऑफ इंडस्ट्रियल हेल्थ के बारे में क्या चल रहा है इन लोगों के अंदर। ठीक है, बेस्ड एंड सेक्टोरल क्लासिफिकेशन यूज्ड फॉर पॉलिसी मेकिंग, बजटिंग एंड GDP एस्टिमेशन। 8 कोर इंडस्ट्रीज इसमें से आती हैं, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे मेंशन्ड है। कोल, क्रूड, नेचुरल गैस, रिफाइनरी, स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइजर एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है,
और यहां पर क्या है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पब्लिश बाय इतना इतना इतना। क्वेश्चन क्या आया था प्री में, ध्यान से सुनना, विच वन ऑफ द 8 कोर इंडस्ट्रीज इज गिवन इन द हाईएस्ट वेट, which in the index 8 core industries which one of the following is given the highest weight 2015, तो आप कहेंगे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हाईएस्ट वेटेज दिया गया था इसको, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स विच द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम यूपीएससी, ठीक है। ऑल क्वेश्चंस आर कवर्ड नाउ, तो आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी। दिस इज द QR कोड, आप जाइए और स्कैन करिए, हमारे मोबाइल ऐप में आप जाएंगे, दिस इज फॉर एंड्रॉइड, नीचे कमेंट सेक्शन में मोबाइल iOS का दिया हुआ है, एप्पल iOS, इसको स्कैन करेंगे आप तो आपको यहां पर जाके यूपीएससी रिवीजन कंपेंडियम लेना है। कंपेंडियम में आप देखेंगे, इकोनॉमी में आप जाएंगे, ये इकोनॉमी का लिखा हुआ है, वैसे तो आपको सारा ही मिल जाएगा एक बार आप परचेस करेंगे तो इकोनॉमी में आप जाएंगे तो दिखेगा आपको कि ये सारी चीजें हमने कंपाइल की हुई है नोट्स के फॉर्म में, लास्ट मोमेंट पे आपको रिवाइज करना है, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। कुछ और डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा, सेशन कैसा लगा बता दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अभी हमने काफी ऐसे सेशंस ले आने वाले हैं, प्री ओरिएंटेड एंड देन मेंस ओरिएंटेड। एक सरप्राइज है आपके लिए, 3-4 दिन में वो भी पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।